Good morning, dear student. Welcome at the online portal of PP classes. Myself, your new mentor of physics, Abhishek Yadav. IIT JEE नीट TGT PGT के प्यारे एस्पिरेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में देखिए क्या है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, उसके बारे में जानिए। एक्चुअली में जब हम लोग साइकिल को कहीं पर मोड़ रहे होते हैं या सर्कुलर पाथ पर चला रहे होते हैं, तो उस टाइम हमको साइकिल थोड़ा सा झुकाना पड़ता है, थोड़ा सा साइकिल को बेंड करना पड़ता है। किस लिए बेंड करना पड़ता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगर बेंड नहीं करेंगे तब क्या होगा, बेंड अगर ना किया जाए तब क्या होगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको देखना है। एज्यूम करिए नॉर्मली कि हम साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं और बेंड नहीं कर रहे हैं, साइकिल सीधे ले जा रहे हैं। कैसे ले जा रहे हैं? सीधे। अगर साइकिल सीधे लेके जा रहे हैं तो साइकिल पर एक उसका वेट एक्ट करेगा लिनियरली नीचे की तरफ, और दूसर का रिएक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स एलॉन्ग द साइकिल। साइकिल अगर पैडलिंग हो रही है तो शायद आगे की तरफ हो जाए या तो पीछे की तरफ। इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता। जिस डायरेक्शन में साइकिल चल रही होगी उसी की डायरेक्शन में, चाहे आगे चाहे पीछे। और डिफरेंट केसेस में हम लोग पढ़े हैं, आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, लेकिन उसी पाथ पर होगा। ठीक। और वेट किधर? नीचे की तरफ। रिएक्शन फोर्स किधर? ऊपर की तरफ। तो इसमें जो हमको सर्कुलर मोशन कराना है उसके लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो मिल नहीं पाएगा। ठीक। सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग एक नेसेसरी कंडीशन लगाए हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साइकिल को अपनी बेंड करते हैं। जैसा फिगर में है देखिए, साइकिल को हमने बेंड किया है। अगर साइकिल को बेंड करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन तुरंत चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर हो जाएगा? जैसे साइकिल बेंड ऐसे हुई है तो साइकिल इधर की तरफ स्लिप करना चाहेगी। क्या करना चाहेगी? स्लिप। जैसे हम साइकिल को ऐसे करें तो साइकिल किधर स्लिप होगी? इधर की तरफ। और इधर स्लिप करेगी जब, तो घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स सीधा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जैसे हम जमीन पर पैर थोड़ा सा ऐसे स्लैंट करें तो फिसलना इधर चाहेंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक। स्लाइडिंग के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो अलोंग द साइकिल थी, अब वो क्या हो गई? अंदर की तरफ हो गई। किधर की तरफ हो गई? इस साइड। जिस सर्कुलर पाथ पर हमें मुड़ना है उसी तरफ हम थीटा एंगल पर, मान लीजिए वर्टिकल से कितने एंगल पर? थीटा पर साइकिल को झुका दिए। और साइकिल को लीन करने के बाद फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर हो गई? रेडियस की तरफ। किधर की तरफ? सर्कुलर पाथ के रेडियस की तरफ। ये डायरेक्शन हो गया फ्रिक्शन का। किसका डायरेक्शन हो गया? फ्रिक्शन का। और यही फ्रिक्शन फोर्स जो होता है यही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। किसका काम करता है? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का। यानी एफ जो होगा ये किसके बराबर होगा? एम भी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। अगर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ हम लोग स्मॉल आर माने तो एम भी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। ठीक। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसका जो वेट है, जो साइकिलिस्ट है उसका वेट किधर की तरफ? ग्राउंड पर वेट किधर काम करेगा? ऊपर की तरफ। सॉरी, वेट किधर की तरफ? नीचे की तरफ। और वेट कहाँ पर एक्ट करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। कहाँ पर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सेंस क्या है? जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका टोटल मास कहाँ पर सेंटर्ड है या कहाँ पर फिक्स है या कहाँ पर मास इसका कंसंट्रेटेड है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे हम यहाँ पर अगर फिंगर लगा के ऐसे रोकना चाहें तो जिस पॉइंट पर फिंगर लगा के रोकते उसी पॉइंट पर इसका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तब हम लोग कह सकते हैं इसका टोटल मास कहाँ पर कंसंट्रेटेड है? यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, इस पॉइंट पर। ठीक। अगर यहाँ लगाना चाहेंगे तब नहीं, तब ये रुकेगा ही नहीं। तो यानी इसका मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है? इस मिडिल पॉइंट पर। वैसे साइक्लिस्ट अगर बेंड हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा? अप्रॉक्सीमेटली ये जो साइकिल चला रहा है और जो साइकिल, दोनों का मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर? अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट पर हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही कौन वर्क करता है? वेट। कौन वर्क करता है भाई? वेट। एम जी यहाँ पर लिखा गया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इसका वेट वर्क कर रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अब वेट के कारण जैसे हम लोग जानते हैं ग्राउंड पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं तो जितना ऑब्जेक्ट का वेट ग्राउंड पर लग रहा है उतना ही
ग्राउंड रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। अगर साइकिलिस्ट सीधी अवस्था में होता, लीन्ड ना हुआ होता, तो जितना उसका वेट था उतना ही रिएक्शन फोर्स होता, और रिएक्शन फोर्स को उसका वेट क्या कर देता, कैंसिल कर देता। ठीक, बात क्लियरली समझ में आ रही। यहाँ पर बेंडिंग की गई है और बेंडिंग में इसका वेट नीचे की तरफ mg एक्ट कर रहा है, इधर फ्रिक्शन फोर्स F एक्ट कर रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर की तरफ, ऊपर की तरफ इस तरह से काम कर रहा है। ठीक, बात क्लियरली समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि साइकिल को बेंड नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया, बेंड नहीं किया गया। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब कहाँ रहेगा, अगर बेंड न करे, साइकिल सीधी कर दे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी, इस पॉइंट पर रहेगी। या यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अभी, तो यहाँ पर एक अपने मन से हम लोग फोर्स मान ले रहे हैं F1, और यहाँ पर एक फोर्स मान ले रहे हैं F2। एक फोर्स F1 और दूसरा फोर्स क्या मान ले रहे हैं, F2। ये फोर्स हमने अपने मन से माना है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये हमको पता नहीं है। अपने मन से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इधर फोर्स F1 और इधर फोर्स कितना, F2, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स कितना हो रहा होगा, 0। यहाँ पर नेट फोर्स अभी क्या है, 0। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, 0। अब मान लीजिए कि साइकिल को हम लोग बेंड नहीं कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पर बेंड नहीं कर रहे हैं। अगर बेंड ना करें हम, अगर साइकिल को बेंड ना करें, तो पहली कंडीशन को ये समझिए कि वेट नीचे, रिएक्शन फोर्स ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, साइकिल के डायरेक्ट जिधर मोशन कर रही होगी उसके डायरेक्शन में। तो जो रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है और वेट नीचे लग रहा है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, तो क्या करेगा, बस धीरे धीरे साइकिल को स्लो डाउन करेगा, धीरे धीरे साइकिल को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। और हम साइकिल अगर मोड़ना चाहेंगे तो मोड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं मोड़ पाएंगे, मोड़ने का ये मतलब होगा कि हमें सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए हम अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ कोई सेंट्रीपिटल फोर्स अब तक नहीं दिए हैं, इसलिए सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। यानी सीधे साइकिल जा रही होगी, कहीं मोड़ होगा तो साइकिल सीधे आगे नीचे, सड़क से नीचे खंतिम चली जाएगी ना, बात समझ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि साइकिल को लींड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सिंपली मुड़ पाए साइकिल। तो लींड किए, लींड करने के बाद हम देख रहे हैं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वेट एक्ट कर रहा है। रिएक्शन फोर्स टायर पर किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, यहाँ पर, और F1 इधर अपने मन से एज्यूम कर लिए, F2। अब ये कंसीडर करिए कि साइकिल पर कितने फोर्स लग रहे हैं भाई, F1 और F2, mg और फ्रिक्शन फोर्स और N। तो यहाँ देखिए फ्रिक्शन फोर्स तो इधर लग गया, और F2, दो फोर्सेस। और जो ये कंसीडरेशन है हमारा ना F1 और F2 का, F1 F2 हम इस तरह से कंसीडर किए हैं कि F1 F2 की वैल्यू बराबर है, पहले भी बता चुके हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन एक कंडीशन इसमें और है कि वह फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, और फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल है तो F1 F2 भी पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, किसी भी डायरेक्शन में इंक्लाइंड नहीं, पूरा पूरा कितने में, हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ से F1 F2 F का मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में बराबर, यानी कि F F2 के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, F इधर F2 इधर। और हम लोग जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये F हो गया इस डायरेक्शन में और एक ये F हो गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये मोशन करेगा, या इस पूरे दोनों फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं मिलाकर, कपल ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्स। और कपल ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू ये फोर्स, एक फोर्स इनटू दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक फोर्स इधर है, दूसरा का इधर है, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r। बात समझ में आई, ये है कपल ऑफ फोर्स या टार्क। टाउ की वैल्यू कितनी होती है, F इंटू आर। बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा F2 इधर लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से एक कपल ऑफ फोर्स लगेगा, साइकिल पर क्या लगेगा, एक कपल ऑफ फोर्स। और कपल ऑफ फोर्स किधर की तरफ लगेगा, ये साइकिल किधर मुड़ना चाहेगी इस फोर्स के कारण, जैसे ये ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ फोर्स और ऊपर की तरफ ऐसे, तो साइकिल बाहर की तरफ ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
रोटेट करना चाहेगी, किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगी। अगर अंदर हम लोग साइकिल ना झुकाएं, और F1 क्या देगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम साइकिल को जबरदस्ती मोड़ रहे हैं और साइकिल को लीड नहीं कर रहे हैं, तो F1 तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, साइकिल मुड़ेगी भी, साइकिल मुड़ेगी भी। लेकिन ये F2 और F एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल ऑफ फोर्स लगा देगा, टार्क लगा देगा। और जैसे ही साइकिल सीधी अवस्था में आएगी, वैसे mg यहाँ पर लग जाएगा। mg कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर, इस पॉइंट पर mg लगेगा, क्योंकि साइकिल सीधी होगी तो ये वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पहुंचेगा, यहाँ mg यहाँ लगेगा सीधा नीचे, और रिएक्शन सीधा ऊपर। और हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो वेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वेट के। तो दो फोर्स हो गए एन और mg, जो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में सेम पॉइंट पर लग रहे हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, 0, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स यहाँ लगेगा F2 और एक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा, जो कपल ऑफ फोर्स का काम करेगा। और कपल ऑफ फोर्स का काम यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने का काम करेगा। और साइकिल मुड़ेगी तो जरूर ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, लेकिन बाहर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी, यानी गिर जाएगी ना। जैसे साइकिल ऐसे ले जा रहे होंगे और झुकाएंगे नहीं, इधर बिना झुकाए मोड़ना चाहें तो F1 से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। लेकिन ये स्मॉल f और ये F2 एक कपल ऑफ फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, और जिसके चलते साइकिल क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ गिर जाएगी। बात समझ में आई। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, साइकिल को अंदर झुकाएंगे कि बाहर की तरफ हम गिर ना पाए। बैलेंस कंडीशन में रखने के लिए हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर, वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर साइकिल को झुका दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर साइकिल को झुका दे रहे हैं। अब देखिए, अब ग्रेविटी यहां आ गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर, वेट यहां नीचे mg, फ्रिक्शन फोर्स इधर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर। ठीक, अब F1 जो हम कंसीडर किए थे वो इधर था, और F2 किधर था, ये था। ठीक, अभी बताए हैं कि F और F2 मिलकर एक कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे, किधर की तरफ, बाहर की तरफ। अब देखो कि ये mg कहाँ लग रहा है, यहाँ पर, वेट कहाँ लगेगा, यहाँ पर, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ पर। अब इस ऑब्जेक्ट पर, यानी ये जो साइकिल है, इस साइकिल पर एक फोर्स यहाँ mg और एक फोर्स यहाँ पर n, और n और mg क्या है, आपस में बराबर है। n mg क्या है, आपस में बराबर, और दो डिफरेंट पॉइंट पर लग रहे हैं ये दोनों फोर्स, डिफरेंट पॉइंट। mg यहाँ लग रहा है, n कहाँ लग रहा है, यहाँ। तो अब ये लोग भी क्या करेंगे, कपल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कपल ऑफ फोर्स, टार्क। ये फोर्स ऊपर खींचना चाहेगा, ये नीचे, तो साइकिल कैसे रोटेट करना चाहेगी, ऐसे। ये जो टार्क लगेगा वो कैसे घुमाना चाहेगा साइकिल को, ऐसे। ठीक, एक टार्क यहां से आएगा जो साइकिल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा, दूसरा टार्क F2 और F से आएगा जो साइकिल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। और ये जो F1 होगा वो क्या देगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ठीक, F1 से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में F2 और F एक कपल ऑफ फोर्स देंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल ऑफ फोर्स कहाँ से मिलेगा, n और mg से। ठीक, बात क्लियरली समझ में आ गई। अब ये साइकिल कब क्लियरली घूम पाएगी इजीली, जब जो बाहर की तरफ या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल ऑफ फोर्स लग रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल ऑफ फोर्स के बराबर हो जाए। तो इधर घुमाने वाला फोर्स, इधर घुमाने वाला फोर्स, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो साइकिल इजीली घूम पाएगी, और यहाँ से F1 मिल रहा है जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसके कारण साइकिल इजीली सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगी या टर्निंग पर मुड़ पाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे कि साइकिल को इजीली पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कपल ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है TC, वो एंटी क्लॉकवाइज कपल ऑफ फोर्स के बराबर हो जाए। बस एंटी क्लॉकवाइज में कौन, F2 और F, और क्लॉकवाइज में कौन, mg और n। ठीक, इन दोनों के कारण जो कपल ऑफ फोर्स हो वो बराबर हो जाए। क्लॉकवाइज वाला लिखिए, दोनों फोर्स बराबर है, mg और n क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड बराबर होने पर केवल उसमें से एक फोर्स लिया जाता है, और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है, टार्क। एक फोर्स इंटू दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या कहलाता है,
टॉर्क। तो पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए कि इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यन और mg के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। यन यहाँ पर लग रहा है, mg यहाँ पर ऐसे इसके सीध में है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो गई, ये, यही क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या इसको मान सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक डायरेक्शन इधर यहाँ पर है और दूसर की इसके सीध में है, तो ये जो बीच की सेपरेशन होगी परपेंडिकुलरली वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको निकालने के लिए हम लोग का पहला काम क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से हम लोग कंसीडर करें एक ट्रायंगल, क्या कंसीडर करें, एक ट्रायंगल, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस हम लोग को निकालनी है। तो थीटा के सामने वाली डिस्टेंस है ये, थीटा के सामने वाली डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा का रिलेशन लगाएं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इस डिस्टेंस को कुछ टाइम के लिए यक्स मान ले, तो साइन थीटा इज इक्वल टू यक्स बाई ए सी लिख दे रहे हैं, ये क्या है सी, यहाँ पर ए है तो यक्स बाई ए सी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यक्स बाई ए सी। और हम लोग को बताना है यक्स, क्या बताना है, एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा आएगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए सी साइन थीटा। ठीक, बात समझ में आ गई। अब जब दूसरा का फोर्स चेक करेंगे हम लोग, यानी कौन वाला, ये F2 जो लिखे थे इधर, F2 और F2 और स्मॉल f, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखे तो ये होगी। ठीक, F2 और F के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो इसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा रिलेशन लगाएंगे, कास थीटा, और इस डिस्टेंस को कुछ टाइम के लिए y मान लें, कास थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, y बाई ए सी, y बाई ए सी, यहाँ से y इज इक्वल टू ए सी कास थीटा, ए सी कास थीटा। बात समझ में आ गई। इन दोनों फोर्सेस F2 और F के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है और mg और n के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x। दोनों वैल्यू हम लोग निकाल कर रेडी हैं। x है ए सी साइन थीटा और y है ए सी कास थीटा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं x को, x इक्वल टू ए सी साइन थीटा। ठीक, बात समझ में आ गई। अब सर्कुलर मोशन कब पॉसिबल हो पाएगा, जब दोनों टार्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क बराबर हो। तो क्लॉकवाइज के लिए लिखिए, क्लॉकवाइज के लिए कौन है, mg और n, mg और n, तो वहां से एक फोर्स हो गया mg, उसी के बराबर n भी है मैग्नीट्यूड में, और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, x, mg इंटू एक्स बराबर किसके हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स F2 और F के कारण जो बन रहा है टार्क, तो F2 लिख दे रहे हैं या यही F लिख दे रहे हैं, स्मॉल f, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस y। अब ये दोनों टार्क क्या है, आपस में बराबर है। अगर दोनों टार्क आपस में बराबर हैं तो न साइकिल इधर गिरेगी न साइकिल इधर गिरेगी और इजीली सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर पाएगी, और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो F1 है वो दे देगा, कौन दे देगा, F1। बात समझ में आई। अब यहाँ से mg x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा, और यहाँ से F y की वैल्यू ए सी कास थीटा। शायद यहाँ ए सी से ए सी गायब, इधर साइन थीटा, कास थीटा को इधर लाइए, साइन थीटा बाई कास थीटा इज इक्वल टू F बाई एम जी, F बाई एम जी, यहाँ से टेन थीटा, और हम लोग जान रहे हैं कि F किसके बराबर है भाई, F किसके बराबर है, एम भी स्क्वायर बाई आर के। तो यहाँ पर रखेंगे एम भी स्क्वायर बाई आर इंटू में एम जी, यहाँ से एम कैंसिल होगा और क्या मिलेगा हम लोग को, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। बात समझ में आई। यानी कि अगर v स्पीड से कोई साइकिल चल रही हो और जो बेंडिंग हो या टर्निंग पॉइंट हो उसकी रेडियस कितनी है, r, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g एक्ट कर रहा हो, तो हमें साइकिल को कितना एंगल लीन करना पड़ेगा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। तो साइकिल इस कंडीशन में इजीली मूव कर पाएगी। अगर उससे ज़्यादा बेंड कर देंगे तो शायद स्लिप करके गिर जाएगी नीचे, और उससे कम बेंड करेंगे तो बाहर की तरफ पलट जाएंगे ना। बात समझ गए। तो इसलिए रिक्वायर्ड एंगल कितना रहेगा, और कहाँ से, वर्टिकल डायरेक्शन से, वर्टिकल डायरेक्शन से रिक्वायर्ड एंगल कितना रहेगा, थीटा। ठीक, बात समझ में आ गई है। फिगर में आप लोग कितना लिखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ पर C दिया गया है, C
और इधर एक फोर्स F2 और इधर एक फोर्स F1। ठीक, और ये साइकिलिस्ट दिख रहा है, यहाँ mg लग रहा है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n है, इस पॉइंट का नाम A C, इधर फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f। ठीक, बात समझ में आ गई। बाकी चीजें आपको कुछ नहीं लिखनी है। ठीक, बात क्लियर हो गई, समझ पाए हैं बात एकदम इजीली ना। तो ये रहा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के लिए कंडीशन। अब यहाँ से थीटा दिया जाए कि इतना झुक रहा है तो मैक्सिमम कितनी स्पीड से चले कि इजीली मुड़ पाए, या इतनी स्पीड है और बेंडिंग जो कर्व्ड रोड है उसका रेडियस दिया रहे तो पूछा जाए कितना लींड होना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, बात समझ में आ गई है, नोट करिए। हम लोग बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। देखिए बैंकिंग ऑफ रोड की कंडीशन। बैंकिंग ऑफ रोड क्यों क्या है, क्यों टर्निंग पॉइंट पर रोड को इंक्लाइंड किया जाता है, एक साइड रोड उठा रहता है दूसरी साइड दबा रहता है, और किधर की तरफ दबता है, जिधर मुड़ना रहता है, जिधर मुड़ना रहेगा उधर रोड दबा रहेगा, और जिधर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, उठा रहेगा। बैंकिंग ऑफ रोड क्यों ऐसा किया जाता है, देखिए उसे मान लीजिए ऐसे रोड है, ये टर्निंग पॉइंट है और रेडियस कितनी है इसकी, आर है, जो सर्कुलर पाथ है उसका टर्निंग पॉइंट कितना है, आर रेडियस का है, कितने का है, आर रेडियस का। और यहां पर रोड जो बनाई जाती है ये मान लीजिए ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, ग्राउंड का लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये दूसरा एंड जो रहता है रोड का उसको थोड़ा सा उठा देते हैं, क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। तो यहां से अगर फिगर हम लोग कुछ इस तरह का बनाना चाहें, ऐसे, अभी तो वही, ठीक, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और उससे थीटा एंगल पर, कुछ थीटा एंगल पर इधर जो एकदम ग्राउंड पर है रोड, और इधर हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा ऊंचा है। ठीक, और कितने एंगल पर उठा है, थीटा एंगल पर, कितने एंगल पर, थीटा, मतलब समझ पा रहे हैं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल साइड है तो हॉरिजॉन्टल से ऐसे रोड हल्का सी उठी है, इधर दबी है, इधर क्या है, उठी है। ठीक, क्यों ऐसा किया जाता है, ऐसा करने पर जो कार रहेगी या जो भी फोर व्हीलर रहेगी वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगी ऐसे, वेट इसका किधर काम करेगा, वो तो सीधा नीचे काम करेगा, किधर काम करेगा भाई, नीचे, ये mg हो गया। ठीक, और इस कंडीशन में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा अब वो सीधा ऊपर नहीं लगेगा। ठीक, अब वो किधर लगेगा, इधर की तरफ, किधर की तरफ लगेगा भाई, इधर की तरफ, आर किधर की तरफ लग जाएगा, इधर की तरफ। ठीक, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स इधर, आर का यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ कितना, थीटा, आर का कितना कंपोनेंट इधर होगा, आर कास थीटा, कितना, आर कास थीटा, और आर का इधर अंदर साइड वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा, यही आर साइन थीटा जो होगा वो इसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, आवश्यक अभिकेंद्र बल, जिसके कारण कार सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर पाएगी या मुड़ पाएगी ना। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे इसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो कौन होगा, आर साइन थीटा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होना चाहिए, अगर मास m है और वेलोसिटी v है, रेडियस r है, तो mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और r कास थीटा को कौन बैलेंस करेगा, r कास थीटा को कौन बैलेंस करेगा भाई, r कास थीटा इज इक्वल टू mg, इसे इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवीजन करवा दीजिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, टेन थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कास थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर बाई एम जी, टेन थीटा इज इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर जी।
ठीक। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी। बात समझ में आ गई है। इसमें वेलोसिटी पता हो कार की कितने स्पीड से घुमा रहे हैं, और आर पता हो, जी पता हो, यानी आर क्या है, कितने रेडियस पर बना हो, जो रोड बनी है वो कितने रेडियस पर मुड़ी है। ठीक, तो वहां से आर और जी तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फिक्स रहेगा, यहां से हम लोग थीटा बता पाएंगे कि कितना थीटा रखा जाना चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, बाकी बातें कल होंगी। धन्यवाद।